हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने हड़प्पा सभ्यता के नामकरण, नगर योजना की विशेषताएं, जिसमें हमने सड़कों, नालियों, स्नानागार तथा बस्तियों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। हम सामाजिक विभिन्नताएं कैसे जान सकते हैं किसी भी सभ्यता की? इसके लिए हमें उस समय जो कार्य वो करते थे, जैसे कि उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, उनका सामाजिक संगठन कैसा था, उस समय कैसे कैसे लोग रहते थे उनके साथ में, और उस सभ्यता के लोग किस तरीके का भोजन करते थे, क्या वस्त्र पहनते थे वो, और किस तरीके के आभूषण या सौंदर्य प्रसाधन जो है वो प्रयोग में लाते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन क्या क्या थे, इन सभी बातों की जो है जानकारी से हमें पता लग सकता है उनकी सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पुरातत्वविद है वो ये जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं थी। वे इसके लिए कई विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है शवाधान। शवाधान जो है वो उस समय के खुदाई के दौरान कई सारे जो है शव मिले हैं, जिसमें ये लोग शवों के साथ उनकी आवश्यक वस्तुएं दफनाते थे, जो उनके दैनिक जीवन में प्रयोग लाने वाली चीजें होती थी। जैसे कि देखिए, आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक तांबे का दर्पण जो है वो दिखाई दे रहा है। ये पुराना हो चुका है, इसलिए इसकी चमक जो है खत्म हो चुकी है, लेकिन ये माना जाता है कि क्या कहते हैं कि उस समय के लोग जो है उनके साथ अपनी जो उनकी जरूरत की चीजें होती थी वो उनके साथ दफनाते थे, और उनकी जैसी स्थिति होती थी उसके हिसाब से वो अपनी क्षमता के अनुसार उनके साथ जो चीजें रखते थे। जैसे कि खाने पीने का सामान, उनके वस्त्र, उनकी उपयोगी चीजें, और कुछ ऐसी चीजें जिनको बहुमूल्य वस्तुएं, और ये माना जाता था कि ये लोग ये मानते थे कि मृत्यु के पश्चात भी जीवन होता है, तो इसलिए वो उनके ये अंधविश्वास कह लो या इनकी मान्यता मान लो कि ये लोग जो है उनके साथ उनका सामान उनके साथ ही रख देते थे। कई बार क्या कहते हैं, जानवरों को भी बांध देते थे, उनके साथ दफना देते थे, और महिलाएं और पुरुषों दोनों के साथ जो है वो उनके शवाधानों में आभूषण मिले हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। कहीं कहीं पे मृतकों के तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था, और उनके साथ उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनको भी दफनाते थे। लेकिन कहीं कहीं ये देखने में नहीं मिलता है, जैसे कि हमने मिस्र की सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ के लोग भी अपने पिरामिडों के साथ अब उनका आवश्यक सामान जो उनके इस्तेमाल की चीज होती थी उनको उनके साथ दफनाते थे। तो इसके अंदर हमें खुदाइयों के दौरान पुरुषों की खोपड़ी के समीप जो है 3 छल्ले जैसे कुछ चीजें मिली हैं। कहीं कहीं मृतकों के साथ जो है जो पशु हैं उनको वो मिले हैं। तो इससे जो है हम ये जान सकते हैं कि ये लोग जो है अंधविश्वास में भी जो विश्वास रखते थे, अंधविश्वासी भी थे, कि उनका मानना था कि मृत्यु के पश्चात जीवन होता है और वो दोबारा से जीवित हो जाते हैं, तो इसलिए उनके साथ उनका आवश्यक सामान जो है वो रखते थे। अब हम जो है विलासता की वस्तुओं की खोज ये देखते हैं इसके अंदर, और कई कई जगह पे जो उनको चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा, ये भी चीजें जो है उनके साथ हमें दिखाई पड़ी हैं। ये झावा वगैरह जो है ये हाथ वगैरह, पैर वगैरह साफ करने की चीजें हैं। कहीं कहीं ये सफेद रंग की मिली है, कहीं कहीं ये लाल रंग की मिली है।
जैसे गाँव वगैरह में अभी भी इनका इस्तेमाल होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे झावा बोलते हैं। तो इनके पास चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा, ये सारी चीजें मिली हैं। कई कई सोने चांदी की चीजें भी मिली हैं जो कीमती होते थे। तो उनसे ये पता लगता है कि जिन मृतकों के पास सोने चांदी के सामान मिले हैं, उनसे ये लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और जिनके पास सामान्य चीजें मिली हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सामान्य लोग होते थे। अब हम ये जो क्या कहते हैं, लोथल में भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर दफनाने के अवशेष मिले हैं तथा शव करट के रूप में मिले हैं। और यहाँ पर स्त्री पुरुष के शव मिले हैं, जिससे पता चलता है शायद उस समय सती प्रथा भी प्रचलित थी। सबसे बड़ा कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा संस्कृति में एक और कब्रिस्तान मिला है जिसे एच कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है। लेकिन जो है कई कई मनकों के चीजें मिली हैं, जो पहनने की चीजें होती हैं वो मिली हैं। ये देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, चित्र में देखिए, यहाँ पे ये देखिए मनके हैं, मनके की माला मिली है। तो इस तरीके से कई सारी चीजें मिली हैं जिनसे हमें इनके बारे में पता चलता है, इनके शवाधान से इनके स्थिति का बारे में पता चलता है हमें। अब हम जो है कुछ इनकी शिल्प उत्पादन के विषय में जो है वो जानकारी लेंगे। इसके अंदर शिल्प उत्पादन के विषय में हम देखते हैं कि चौहनजोदड़ो और ये मोहनजोदाड़ो आदि जो है ये पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना जो है ये सब इसके अंदर शामिल था। और कुछ लाल रंग के जैसे जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने की धातुएं तथा शंख और पक्की मिट्टी, इन सब का प्रयोग करके ये मनके बनाने में इनका प्रयोग करते थे। कुछ मनके दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर होते थे। इनके आकार जो है वो अलग अलग होते थे, जैसे किसी का चक्राकार होता था, किसी का गोलाकार, किसी का ढोलकाकार, और कुछ के जो है इसको चित्रकारी करके इनको सजाया गया था। तो इनके मनके बनाने की जो तकनीक है उसके अनुसार सेलखड़ी का एक मुलायम पत्थर है, इस पर आसानी से चित्रकारी वगैरह हो जाती थी। तो इस तरीके से जो है कुछ पत्थरों पे ज्यामितीय आकार बनाए गए थे, और कुछ पर ये लोग घिसाई करके इनमें छोटे छोटे छेद करके फिर इन पे पॉलिश करके जो है ये मनके तैयार करते थे। अभी आपने मनकों के बारे में पढ़ा कि मनके कैसे बनाए जाते थे, उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम मिट्टी के बर्तन जो है इनके भी साक्ष्य मिले हैं कि इस समय मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे। ये जो है ये कुछ लोग मिट्टी के बर्तन के साथ साथ यहाँ पर कांसे के, टीन के भी बर्तन मिले हैं। कांसा जो है वो तांबे और टीन को मिला के बनाया जाता था। यहाँ के लोग कुछ प्रतिमाएं भी बनाते थे इनके, और कुछ लोग इनके हथियार बनाते थे, जैसे आरी, कुल्हाड़ी, छुरा, बर्छा और अन्य चीजें। ये सब वस्तुएं जो है खुदाई के दौरान हमें मिली हैं। इनसे हमें पता लगता है कि ये लोग जो है वो अच्छे शिल्पकार भी थे। और वहाँ के लोग तकलियों का प्रयोग करते थे जिनसे सूत काटे जाते थे, और ऊन तथा ऊनी वस्त्र और सूती कपड़े बुने जाते थे। कई खुदाई के दौरान एक वस्त्र भी मिला है, रेशमी वस्त्र मिला है, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि उस समय के लोग वस्त्र बुनने का काम भी जानते थे। अब कुछ लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, इनके द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन चिकने और चमकीले होते थे तथा ये पकाकर बनाए गए होते थे। इन पर ये लोग नक्काशी करते थे, इनके ऊपर डिजाइन बनाते थे, इनको रंगते थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं
जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, इतने सुंदर सुंदर ये बर्तन बनाते थे। ये देखिए। इसके बाद हम ये सब काम करने के लिए, ये तांबे के कांसे के बर्तन जो बनाते थे, इसके लिए ये लोग कहाँ से सामान लेते थे, ये माल कहाँ से प्राप्त करते थे, इनकी नीतियाँ क्या थी, इसी संबंध में क्या क्या नीतियाँ थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कई प्रकार से जो शिल्प उत्पादन होता था, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि स्फटिक, क्वार्ट्ज, शंख, सेलखड़ी, तांबा, कांसा, सोना, पकी मिट्टी, अस्थियां, जिप्सम, फायांस और विभिन्न प्रकार के लकड़ियां तथा पत्थर। तो ये सब चीजें जो है, ये कुछ चीजें तो स्थानीय होती थी, जो जहाँ ये लोग रहते थे वहीं से प्राप्त हो जाती थी, परंतु कुछ चीजें ये थोड़ा दूर के क्षेत्रों से मंगवाते थे, और ये इन्होंने वहां पर जहाँ से इनको सामान लेना होता था, कच्चा माल लेना होता था, वहां पर इन्होंने अपनी बस्तियां बना ली थी। जैसे कि नागेश्वर और बालाकोट में शंख आसानी से मिल जाते थे, और कुछ जगह ये अफगानिस्तान आदि से भी सामान मंगाते थे, जो कुछ कीमती लाल रंग के या नीले रंग के पत्थर जो बहुत ही सुंदर होते थे उनको मंगवाते थे। और ये लोग गुजरात से, राजस्थान से धातुएं मंगाते थे, और सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान से और उत्तरी गुजरात से मंगाते थे। कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से जहाँ पर सोना पाया जाता था वहां से सोना मंगाते थे। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं, ये कच्चा माल प्राप्त करते थे इन सभी जगह से। कुछ साक्ष्यों से ये भी पता लगा है कि सुदूर क्षेत्रों से इनका संपर्क था, ये लोग अफगानिस्तान वगैरह से भी सामान मंगाते थे। तो इस तरीके से इनको इनका कच्चा माल प्राप्त करने की ये नीतियां थी। और ये लोग सिंधु तथा उसकी उपनदियों के बगल में रहने वाले नदी मार्गों के साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग करते थे, ये नदी मार्ग से भी जाते थे। अब हम मोहरे, लिपि तथा बाट के बारे में जानेंगे। ये लोग मोहरे जो है वो, ये देखिए, अभी हमने सुदूर क्षेत्रों के साथ इनका संबंध कैसा था, इनकी नीतियां क्या थी, ये पढ़े। ये लोग मोहरे बनाते थे, इस समय मोहरे भी पाई जाती थी। ये आप देख सकते हो चित्र में दिखाया गया है, कहीं कहीं मोहरों पे ये ऊपर वाला बैल, ये देखिए, ये सारे ये है, ये मोहरों पे अंकित होते थे। कहीं कहीं ये गोलाकार मोहरे भी प्राप्त हुई हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं ये गोलाकार हैं, देखिए। तो इस समय में ये भी माना जाता है कि यहाँ पर मोहरे भी थी। और ये लंबी दूरी में ये मुद्राओं का, मोहरों का प्रयोग जो है वो लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। जैसे कि जब जब सामान से भरा कोई थैला एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजा जाता था, तो उसका मुंह रस्सी से बांध दिया जाता था। फिर उस गांठ पर गीली मिट्टी जमाकर उसे एक या अधिक मोहरों को दबा दिया जाता था, जिससे मिट्टी पे मोहरों की छाप पड़ जाती थी। यदि इस थैले को स्थान पे पहुंचने से पहले अगर कोई खोल लेता था, तो पता चल जाता था कि किसने गड़बड़ की है। और फिर अगर वो ठीक ठाक रहता था, उसकी छाप ठीक रहती थी, तो इसका अर्थ ये है कि किसी ने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। तो इस तरीके से ये अपने मोहरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाने में या इनको अंकित करने में इनका प्रयोग करते थे। अब बाट, हड़प्पा सभ्यता की बाट प्रणाली कैसी थी, इसके बारे में जो है ये हम कैसे जान सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में विनिमय के लिए बाटों का प्रयोग किया जाता था, और ये बाट जो है वो चट नामक पत्थर के बनाए जाते थे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि किस जो बाट जो है वो किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो इसका आंसर होगा चट। तो ये प्राय घनाकार होते थे, क्यूब में होते थे, और किसी भी तरह के इस पे निशान नहीं होते थे। केवल जो इन्होंने इनका मान रखा हुआ था वही नंबर लिखे होते थे, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32
आदि इस तरीके से लिखे होते थे। और कहीं पर दशमलव प्रणाली के अनुसार भी थे। कुछ छोटे बार भी पाए गए हैं। ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कुछ बहुमूल्य वस्तुएं जैसे आभूषण या मन के तोलने के लिए किए जाते थे। और कहीं कहीं धातु से बने तराजू के पड़ले भी मिले हैं। अब इसके बाद रहस्यमय लिपि। अब हमने इसकी मोहरे, लिपि तथा बाट के बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि इसकी जो लिपि है, इसकी लिपि को अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है और इसकी लिपि को एक रहस्यमय लिपि भी कहा जाता है, क्योंकि अभी तक जो पुरानी और सभ्यताएं हैं जैसे मिस्र की सभ्यता या और भी दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता, इनके कुछ चीजें हमने पढ़ ली हैं, तो वो हम उनके बारे में हम जान सकते हैं, लेकिन हम इस लिपि को अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो ये एक रहस्यमय लिपि जो है वो मानी जाती है, क्योंकि इसे अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं। इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। यह लिपि वर्णमाला में नहीं थी, ये कुछ ऐसे चित्रों वाली थी जो किसी विशेष स्वर या व्यंजन को व्यक्त नहीं करते थे। ये चिन्ह किसी बात या वस्तु के प्रतीक थे। इस लिपि के चिन्हों की संख्या जो लगभग 375 से 400 के बीच मानी जाती है। ये लिपि की एक विशेषता ये भी है कि ये लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। इसका संकेत इस बात से मिलता है कि मोहरों पर इसकी लिखावट में दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और जबकि बाईं ओर संकुचित यानी कि थोड़ा छोटा है, तो जैसे कि लिखते समय बाईं ओर स्थान कम पड़ गया हो। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं में मिलती है और ये संभव है कि कुछ नष्ट हो गई वस्तुओं पर भी कुछ लिखा गया हो। तो इसके बारे में जो है वो जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इसके बारे में नहीं पता लगा पाए हैं और ये अभी तक एक रहस्य बनी हुई है। इसके बाद हम हड़प्पा सभ्यता की जो धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे कि ये लोग जो है वो मातृ देवी की उपासना करते थे। ये माना जाता है कि एक चित्र मिला है, एक मूर्ति मिली है जो कि ऐसा माना ये लोग मानते हैं कि ये शिव जी या परम पुरुष की आराधना करते हुए शिव जी हैं ये, और वृक्ष और ये पशु पूजा मानी जाती है इस समय में, और ये लिंग पूजा करते थे। और इन हड़प्पा मंदिरों में जो है वो इस समय में मंदिरों का अभाव था, यहाँ पर ज्यादा मंदिर नहीं पाए गए हैं। इनमें कुछ भवन ऐसे प्राप्त भी नहीं हुए हैं जिसे देवालय की संज्ञा दी जा सके। इस काल में मिट्टी तथा धातु की अनेक नारी की मूर्तियां मिली हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने मातृ देवी के नाम से उनका नाम दिया है, मातृ देवी का नाम दिया है और ये उनकी उपासना करते थे। तो इस तरीके से जो प्रोफेसर R.S. त्रिपाठी की मान्यता है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मातृ शक्ति थी। ये शक्ति देवी की पूजा करते थे जिसे मातृ देवी कहते थे। तो मातृ देवी इनकी इष्ट थी और इनकी उत्पत्ति व वनस्पति के फैलाव में देवी का योगदान स्वीकार किया गया है। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी उत्पत्ति होती है, जो भी वनस्पति उत्पन्न होते हैं, ये सब मातृ देवी की वजह से ही होते हैं। और इस समय देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत, बलि आदि भी दी जाती थी। और इस काल में मंदिरों के अवशेष इतने ज्यादा नहीं मिले हैं। ये लोग शिव जी के जो है वो पूजा करते थे। इस समय में पुरुष की उपासना जो है वो ऐसे कई मुद्राएं मिली हैं जिस पर पुरुष के सिर पर जो है वो सींग है। इस योगी की 3 मुख हैं, साथ व शांत व गंभीर मुद्रा में है और इनके बाईं ओर जंगली भैंसा और गैंडा और दाईं ओर शेर और हाथी हैं। सामने हिरण है और इस योगी के सर के ऊपर 5 शब्द लिखे गए हैं जिन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने इन्हें जो है पशुपति शिव जी की आराधना करते हुए माना है और ये इनको पशुपति का नाम इन्होंने दिया है।
इस समय के लोग जो है वो वृक्ष और पशु की पूजा करते थे, जैसे कि कई जगह पे पीपल की पत्तियों का चित्र है, जिससे पता चलता है कि ये लोग वृक्षों की पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे। अब जैसे इस समय में भी हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों पे सांड और बैल के चित्र भी मिले हैं। ये लोग वृक्ष और पशु की पूजा के साथ साथ ये शिव भगवान के साथ सांड अर्थात नंदी की पूजा भी करते हैं। और अब इस समय में भी हम शिव जी की पूजा करते हैं, उनके साथ नंदी बैल जो है वो आवश्यक है, वो उनके साथ होते हैं। तो इस तरीके से अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में भी जो है वो शिव पूजा की जाती थी। अब कुछ हड़प्पा संस्कृति में कुछ गोल आकृति की, कुछ नोकदार, कुछ लिंग की या 1-2 इंच के, कुछ तो 4 फीट के भी मिले हैं और इनको जो पवित्र माना गया है। अब हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक जीवन जो है वो राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी बहुत कम मिलती है। इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदाड़ो में शासक व्यवस्था लोकतांत्रिक थी, ये राजतंत्रात्मक नहीं थी। इतिहासकार व्हीलर ये मानते हैं कि मोहनजोदाड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित व धर्म ग्रंथों के हाथ में था। आपने अपनी पुस्तक में एक व्यक्ति की मुद्रा देखी होगी, ये देखिए, ये इनको एक पुरोहित या राजा माना जाता है। इनको ये वैज्ञानिकों ने इसे पुरोहित या राजा का नाम दिया है और ये जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते होंगे शायद। नगर निर्माण में भवन निर्माण को देखकर ऐसा लगता है कि वहां पर नगर पालिका रही होगी। अब हम इसके बाद हड़प्पा सभ्यता के काल का विकास, इसकी इस समय में मैंने आपको बताया कि मूर्ति कला, धातु कला, वस्त्र निर्माण, कहीं कहीं वस्त्रों का भी मिला है, वस्त्रों के अवशेष भी मिले हैं। और ये जो लोग हैं मुद्रा कला, ताम्र निर्माण कला, लेखन कला आदि में भी ये लोग करते थे। ये लोग सामाजिक भी थे और ये लोग आपस में बैठकर संगीत और नृत्य गीत आदि भी करते थे और ये समय व्यतीत इस तरीके से करते थे, एक दूसरे के साथ बैठकर, एक दूसरे के साथ मिलकर। अब इसके बाद हम ये सभ्यता जो है वो धीरे धीरे जो है, ऐसा हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा सभ्यता जो है वो इसके त्याग कर दिया गया था। उसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। अब धीरे धीरे जो है इस कला का जो है वो अंत होने को था। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे होंगे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक सांस्कृतिक में बदलाव आया होगा। जैसे चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। अब मैंने आपको जो भी इस लेसन में मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने सब कवर करने की कोशिश की है और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कोई बुक की लैंग्वेज इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ आए। एक कहानी की तरह से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। इसके साथ ही बाय बाय।